नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 राजस्थान पर वक्त हो गया है 5 के प्रहार का, यानी कि आपके पसंदीदा डिबेट शो का। और आज हम बात करेंगे इलेक्शंस के नतीजों को लेकर, जहां जम्मू कश्मीर और हरियाणा में नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कहा नहीं जाता, ऐसा लोग कहते हैं। आज ये कहावत हरियाणा के नतीजों पर सही साबित हो रही है। लगता है कि ये सिर्फ हरियाणा में ही हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि जो प्रधान है हरियाणा, सुबह रुझान में कांग्रेस को बहुमत देने वाले नतीजे और दिन चढ़ने के साथ साथ बीजेपी के पक्ष में तब्दील होते गए ये आंकड़े। और हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे कई फैक्टर हैं, जिनमें पीएम मोदी की नीतियों पर जनता की मुहर लगना माना जा रहा है, जाति की जलेबी में कांग्रेस का उलझना माना जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की जीत की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के करीब बताया गया था, कांग्रेस की लहर बताई गई थी, लेकिन ये लहर जनता ने धराशायी की। और ऐसा इसलिए क्यों हुआ, इस पर अभी सोचने विचारने की बात है। लेकिन जनता ने एंटी इनकम्बेंसी के दावों को दरकिनार कर दिया, बीजेपी को फिर से सत्ता की चाबी सौंप दी। आज प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए छोटी सी। हरियाणा में बीजेपी का जादू बरकरार। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने के आसार। एंटी इनकम्बेंसी के दावे दरकिनार। पीएम मोदी की नीतियों पर लगी मुहर। दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। राहुल का आरक्षण वाला दांव फिर। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक। तो आखिरकार हरियाणा में ऐसा कौन सा जादू चला जिससे पॉलिटिक्स भी भांप नहीं पाए, और जितने दावे थे राजनीतिक दलों के तौर पर अगर विपक्ष के हरियाणा में, तो वो भी धराशायी हो गए। बीजेपी बहुमत हासिल करने में कामयाब रही है और लगातार तीसरी बार हरियाणा के 57 साल के इतिहास में कोई राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। इसी को लेकर के आज हम सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ में सीबी यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, उनको भी लेंगे। लेकिन सीबी यादव साहब, पहले आप ही से शुरुआत करते हुए कि आखिरकार हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि आपकी मेहनत, आपके दावे, सब कुछ धरातल पर उतरते दिखाई नहीं दिए हैं? निश्चित तौर पर ही ये अपने आप में एक विश्लेषण का विषय है। इस पे जरूर पार्टी मंथन करेगी, हम सब लोग इस पे मंथन करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आप आंकड़ों को देखें तो वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे हेमंत जी, कोई अंतर नहीं है। 39.8% बीजेपी का है, 39.7% कांग्रेस का, जो मैं इलेक्शन कमीशन का डेटा देख रहा हूँ। तो कोई ज़्यादा ये नहीं है। और उसमें जो बीजेपी की बी टीम खड़ी करती है बीएसपी को, जो दूसरे छोटे छोटे पार्टियों को खड़ी करती है बीजेपी, और वो सारा फाइनेंस वगैरह उन्हीं की तरफ से होता है। अगर उनका परसेंटेज अगर ये घटा दिया जाता है तो वो परिणाम जस्ट उल्टा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रहती है, और हम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे होते हैं, हमेशा इस बात को कहते हैं। हम इस बात से भी चुनाव लड़ते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल
बॉन्ड का एक बहुत अथाह भंडार पैसा है, उससे भी हम चुनाव लड़ते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का दुरुपयोग है उससे भी हम चुनाव लड़ते ही हैं। इलेक्शन कमीशन पे मैं ऐसे नहीं कहूंगा, वो विश्लेषण का विषय, लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन की जो कार्यप्रणाली रही है, चाहे वो डेट बदलने को रही है, चाहे दूसरी चीजें रही है, चाहे आज जिस तरह से रिजल्ट में वो बिल्कुल धीमा गति करते हैं, हमेशा इसी इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली एक संदेह के घेरे में है। तो हम चुनाव कई संस्थाओं से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत निराशाजनक परिणाम है। वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से लगभग उसी जगह है। ये जरूर है कि हमारे जो अपेक्षित परिणाम है वो परिणाम नहीं थे, हमको इस अपेक्षा काफी ज्यादा थी। इससे शायद फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये 1-2% का जो डिफरेंस अगर इधर से उधर हो जाता है तो क्या मुख्य कारण अभी तक आपको क्या लग रहा है यादव साहब? क्योंकि देखिए जो पूरा का पूरा हरियाणा का वो इलाका है जिसे हम अहिरवाल दक्षिण हरियाणा बोलते हैं, वहाँ पर कुल मिलाकर के 28 विधानसभा की सीटें आती है। वहाँ पर भी बीजेपी की बढ़त सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। यादव वोट बैंक वहाँ पर ज़्यादा है, दलित वोट बैंक वहाँ पर ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि ये जो जातियाँ जाटों के खिलाफ लामबंद होती हुई नजर आई, जाट वर्सेस अदर सब हो गया? नहीं, ये कहना तो जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी चूंकि अभी इस परिणामों का एनालिसिस बहुत गहराई से करना पड़ता है। अचानक से एकदम से हम कोई इस पे किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए ये उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक पूरा जनता के भीतर माहौल था, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक माहौल था। नरेंद्र मोदी जी का कहीं कोई बड़े होर्डिंग्स पे नाम, कहीं फोटो जो केवल उन्हीं की फोटो हुआ करती थी, इस बार चुनावों में नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद भी मान के चल रही थी कि ये बड़ी हार होने वाली है और इसका जो है क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को नहीं चाहिए। पोस्टर में तो आपके भी सिर्फ हुड्डा के अलावा किसी के ज्यादातर फोटो पोस्टर में गायब थे, आपके बड़े नेताओं के, कुमारी शैलजा के। हमारी कांग्रेस क्या जी कांग्रेस में भी देखिए पोस्टर वाली बात अगर आप करें तो उसमें कांग्रेस के भीतर भी एक लगातार एक बात उठती रही कि क्या ये जो हरियाणा के अंदर हुड्डा कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के बीच में गुटबाजी, ये तमाम चीजें देखिए कैसे चुनाव से पहले कुमारी शैलजा को लेकर के अपशब्द बोलते हुए वीडियो वायरल हुआ, कैसे आपके हरियाणा के ही कांग्रेस के दफ्तर में बाकी नेताओं की फोटो गायब थी, सिर्फ हुड्डा के परिवार की फोटो, हुड्डा की फोटो। और कैसे ये भी हमने देखा ना कैसे कि सुरजेवाला के बेटे के प्रचार करने बिल्कुल हुड्डा नहीं गए कई जगह पर इस तरह। क्या मैं जानना चाह रहा हूँ कि दरअसल क्या ये गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबी? जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो आप कभी भी इलेक्शन रणनीति देखोगे या उनकी राजनीति के तरीके देखोगे, उसमें हमेशा से ये अंतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आगे करती है, उसको महिमा मंडित करती है, केवल उनके अलावा कोई दूसरे नेताओं की फोटो भी नहीं रहती है। मंच पे भी देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी जब रहते तो कोई नेता उनके पास में आके हाथ मिलाने की हिमाकत भी नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी एक अलग तरह की डेमोक्रेटिक पार्टी है जहां सभी नेताओं की बराबर की सहभागिता होती है। मैं खुद हरियाणा के चुनाव में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से था, नहीं सभी की लगभग बराबर सी रहती है। कांग्रेस पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व सभी पोस्टर बैनर में भी दिखेगा, ये सब चीजें रहती है। लेकिन आप केवल एक ही चीज क्यों देखते हो? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दावे कर रही थी, कह रही थी बड़ी अमन शांति हो गई, 370 से लोग बड़े खुश हो रहे हैं और वहां पे राज्य का दर्जा छीन लिया, उससे भी बड़े खुश हो रहे हैं। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक ये था कि जो वहां के लोगों को जिस तरह से वो प्रेशराइज किया, वहां राज्य का दर्जा छीना गया, जहां प्रताड़ित किया गया, वहां आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, उन सब का परिणाम अगर आप देखोगे तो इन चुनावों को ओवरऑल देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है ये पूरा जनादेश। आप हरियाणा में भी उनका वोट परसेंटेज का ओवरऑल कम हुआ है। मतलब यादव साहब कमाल की बात है कि आप ये मान नहीं रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय है, वक्त है, और अगर कोई 10 साल तक पार्टी राज कर रही है उसकी इनकम्बेंसी को आप अगर धरातल पर नहीं उतार पाए तो ये तो कांग्रेस की ही हार है ना सर। मैंने हेमंत जी ये बात शुरू में ही बोल रहा हूं इस बात को कि हम लोग आत्ममंथन करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन आत्ममंथन और विश्लेषण में बैठ के किया जाता है। ये कोई मैं यहाँ एज ए बैठ के एक प्रतिनिधि के तौर पर अचानक से आपसे कुछ कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं, कोई पार्टी अचानक से अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है। निश्चित तौर पर हम आत्ममंथन करेंगे इस पे, और क्या कारण रहे हैं, कारण रहे तो उनको भी खोजबीन करेंगे उस पर।
और वो करना भी चाहिए, लेकिन यादव साहब कई बातें तो मोटे तौर पर सबको नजर आती ही है कि आखिरकार जमीन के ऊपर क्या हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है। नहीं। लेकिन मैं आता हूं सर। राकेश गोयल साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं मोटे तौर पर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार की बात करें, हम उसमें तब भी नहीं जा रहे थे। जी हेमंत जी, सबसे पहले मैं और मेरा सवाल सीधा सीधा क्या, देखिए सर, मेरा सवाल सीधा सीधा, क्या हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी सरकार और अभी भी मोदी असरदार? बिल्कुल हेमंत जी, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पहले भी डिबेट में कह चुका था, मुझे जिस तरीके के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे मैं उससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता था। बड़े बड़े चैनलों में मैंने यही बोला कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल उलट हो जाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ हमने इलेक्शन देखा, भाजपा के बिल्कुल वहां पे हार दिखा रहे थे और कांग्रेस की भारी बहुमत से विजय दिखा रहे थे। उसके बाद जब वो नतीजे जो है वो बिल्कुल उसके उलट थे, चमत्कारिक नतीजे थे और लगभग कांग्रेस का सुपड़ा वहां से साफ हुआ। ऐसे ही सेम नतीजे जो है, जितना कमजोर भाजपा को दिखाया जा रहा था हरियाणा के अंदर, भाजपा उतनी कमजोर नहीं थी। उसने अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा इस जो उनके लिए एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि किसान उनके खिलाफ है, लोग उनके खिलाफ है, युवा उनके खिलाफ है, बढ़ चढ़कर युवाओं ने, किसानों ने, महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया और भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, हरियाणा के अंदर भी भाजपा का ही सीएम तीसरी बार शपथ लेने जा रहा है। और मैं सीवी यादव जी की एक बात जम्मू कश्मीर के लिए, इन्होंने बोला कि 370 हटाने से लोग परेशान थे। क्या आप परेशान थे यादव जी? पूरा हिंदुस्तान इस बात से खुश था। आप इस तरीके की नकारात्मक बातें करते हैं, अगर ये बातें इलेक्शन के टाइम पे आप हरियाणा में करते तो शायद इतनी सीटें भी आपको नहीं मिलती जितनी अब मिली है। शिव यादव साहब, यादव साहब, आज जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ चुका है। कोई 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर घूमने जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की प्रेस है। कॉन्फ्रेंस है, जयराम रमेश क्या कुछ करें, थोड़ा सा सुन लेते हैं, वापस लौटते हैं फिर। जहां पर भी कांग्रेस की बीजेपी से सीधी लड़ाई होती है, वहां पर कांग्रेस उनको नहीं हरा पाती, अलायंस के साथ ही हरा पाती है। और हरियाणा में आपको लगता नहीं कि इनफाइटिंग का नुकसान हुआ? 16 आपके सिटिंग विधायक जो है वो चुनाव हारे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? हरियाणा के बारे में जो कुछ हमें विश्लेषण करना है ज़रूर हम करेंगे, पर पहली बात, हमें इलेक्शन कमीशन तक जो शिकायतें आ रही हैं अलग अलग ज़िलों से वो पहुंचाना है। हमने क्या किया क्या नहीं